तमाम तैयूर नौजवानों, साथियों, बुजुर्गों और अजीज बच्चों, जनाब मुश्ताक अंसारी साहब जो आरयूसी टीम के अध्यक्ष हैं, माशाअल्लाह, इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए आप हजरात। पूरी टीम को लेकर चलते हैं। मौलवी राशिद साहब की टीम, आरयूसी टीम, मौलवी राशिद टीम, जनाब मुश्ताक साहब उसकी अध्यक्षता करते हैं। सभी हजरात इनकी मेहनतों के लिए एक बार और ताली बजा दीजिए। मैं यहां तशरीफ फरमा तमाम मेहमानान किराम का इस्तेमाल करता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। हजरात, आज की इस बैठक में कुछ अहम बातें मैं आप हजरात को बताकर जाना चाहता हूं। आज मैं कुछ सियासत की बात करना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मौलवी का सियासत में क्या काम, मौलवी का सियासत में क्या काम है। उन्हें पहले यह सोचना चाहिए कि हमारा इस दुनिया में क्या काम है। वो जो इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है, तो क्या मौलवी के बगैर जिंदगी गुजार रहा है। अभी डॉक्टर इनामुल हक साहब हमारे यहाँ के जिला पार्षद हैं। इन्होंने हल्का नंबर 16 से जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा और जीत कर आए। मैं 15 नंबर से लड़ा और 7,000 वोट लेकर आया, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब मौलवी राशिद साहब यहाँ पर इलेक्शन लड़े। इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में आप हजरात को इन्हें जिताना है और भारी मतों से जिताना है, इंशाअल्लाह जिताएंगे। तो मौलवी का सियासत में क्या काम है। जब पैदा होते हो तो सबसे पहले अजान के लिए मौलवी को पुकारते हो। नमाज मौलवी के पीछे, मसला मौलवी बताएगा। किसी मुसीबत में फंस जाओगे तो मौलवी को याद करोगे। जनाजा मौलवी पढ़ाएगा, निकाह मौलवी पढ़ाएगा, तुम्हारी बीवी को तुम्हारे लिए जायज मौलवी बनाएगा। फिर कहते हो कि मौलवी का सियासत में क्या काम। मौलवी सियासत करेगा तो तुम्हारे सारे काम अच्छे हो जाएंगे। आज जो ये बिगाड़ आ चुका है मुआशरे में, इस बिगाड़ की असल वजह यह है कि मौलवी ने सियासत करना छोड़ दिया। मेरे दोस्त, आपको मैं बताऊं, जिस मैदान में, जिस शोबे में, जिस खित्ते में जहां कहीं भी मौलवी की कमी नजर आएगी, वही बिगाड़ ज्यादा हो जाएगा। अगर तिजारत में मौलवी आएगा, तिजारत सही हो जाएगी। सियासत में मौलवी आएगा, सियासत सही हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लामा इकबाल ने कहा, जलाले बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जलाले बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है जंगे। पोस्टर भी ले। दीन और सियासत तो एक ही चीज है। बहुत से लोग दीन को सियासत से अलग करके देखते हैं। अभी मौलाना ने बताया कि मस्जिद नबवी जहां दीन का मरकज है, वही मुसलमानों के लिए सियासी मरकज की हैसियत रखती है। इसलिए ये गलतफहमी तो आप हजरात निकाल दीजिए कि मौलवी का सियासत से क्या काम है। आज जो हालात बिगड़े हुए हैं, इसकी असल वजह यह है कि मौलवी ने सियासत छोड़ रखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह 2008 में आजमगढ़ की सरजमीन से आजमगढ़ के तमाम बाशिंदगान को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि 2008 में उन्होंने उलमाए किराम को आगे किया और कहा कि ऐ उलमाए किराम की जमात, जब हर मैदान में आप हमारी रहनुमाई करते हैं, तो आइए सियासत के मैदान में हम आपको सौंपना चाहते हैं, सियासी मैदान में भी आप हमारी रहनुमाई कीजिए। 2008 में आजमगढ़ की सरजमीन में उलमाए किराम खड़े हुए और आज सिर्फ आजमगढ़ तक महदूद नहीं, बल्कि आजमगढ़ से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर आसाम तक, आसाम से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक तक, कर्नाटक से लेकर कश्मीर तक राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मजबूत हो चुकी है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बात बताऊं, आजादी के बाद इन उलमाए किराम ने एक गलती की
मदरसा खोला, बहुत अच्छा किया। मस्जिदें बनवाई, बहुत अच्छा किया। मकातिब के जाल फैलाए, बहुत अच्छा किया। लेकिन हमसे एक गलती हुई कि हमने कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। अगर आजादी के बाद ये उलमाए किराम उठ खड़े होते और उसी वक्त सियासी मैदान में उलमाए किराम का एक अपना मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म बना लिया जाता, उलमाए किराम की एक जमात सियासत के लिए वक्त हो जाती, तो आज हिंदुस्तान के अंदर कई सूबों में उलमाए किराम की सियासत होती, उलमाए किराम की हुकूमत होती। ये मौलाना राशिद साहब कहीं के चीफ मिनिस्टर होते, ये मौलवी कहीं का मुख्यमंत्री होता इंशाअल्लाह। लेकिन एक गलती हुई। अब इंशाअल्लाह उस गलती का एहसास हुआ, उलमाए किराम खड़े हुए, उलमाए किराम ने सियासी बेड़ा उठाया। 2008 में आजमगढ़ की सरजमीन से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के नाम से एक पार्टी बनी। बहुत से लोग समझते हैं कि मुसलमान सियासत करता है तो सिर्फ मुसलमानों की सियासत करता है, सिर्फ अपनी कौम की सियासत करता है। ऐसी बात नहीं है। जब हमारी पार्टी बनी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का जिस वक्त गठन हुआ, तो हमने एक स्लोगन दिया, हमने एक नारा दिया, एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। अरे सिर्फ मुसलमानों को लेकर सियासत की रोटी सेकने वालों, हम तुम में से नहीं है। और सिर्फ हिंदू भाइयों को लेकर सियासी रोटियां सेकने वालों, हम तुम में से भी नहीं है। हम वो हैं कि जो मुसलमान और हिंदू को मुत्तहिद करके इस मुल्क के मसाइल के हल के लिए संघर्ष करने वाली जमात। मौलाना आमिर शादी साहब का ये जुमला याद कीजिए कि इस मुल्क के अंदर ना हिंदू आतंकवादी है, ना मुसलमान आतंकवादी है। इस देश के अंदर सरकारें आतंकवादी है। ये सरकार आतंकवाद करती है। इस मुल्क का ना मुसलमान आतंकवादी है, ना हिंदू आतंकवादी है। इस मुल्क का हिंदू भी बहुत शरीफ है, इस मुल्क का मुसलमान भी अपने वतन से बहुत मोहब्बत करता है। मेरे दोस्तों, आज हमें सियासी इत्तेहाद की जरूरत है। एक पार्टी जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो समझती है, हमारे बहुत से नौजवान है जोश में आ जाते हैं, कहते हैं भैया ओवैसी भैया ने बहुत अच्छी बात कह दी। हाँ, बहुत अच्छी बात कह दी, लेकिन भैया सिर्फ मुसलमानों को मुत्तहिद करके आप क्या कर लेंगे? और आप क्या कर रहे हैं? आपने देखा यही आपके पड़ोस में, आपके करीब में दो भाइयों को लड़वा दिया, शाहनवाज को और सरफराज को। ये इत्तिहाद है, ये इत्तिहादुल मुस्लिमीन है, ये मुसलमानों का इत्तिहाद है। आपस में एक घर के एक बाप के दो बेटों को आपस में लड़वा दिया। आप इत्तिहाद की बात करते हैं। हमने अवैसी साहब को हमारी पार्टी ने खत भेजे, लेटर लिखा, अवैसी साहब आइए आप इत्तिहाद की बात करते हैं, हम आपको बड़ा मानते हैं। जितने मुसलमानों की जितनी सियासी पार्टियां हैं, जो छोटी छोटी अल्पसंख्यक पार्टियां हैं, इन सब पार्टियों को साथ लीजिए। आपके नेतृत्व में हम काम करने के लिए तैयार हैं। आप आगे बढ़िए, हमें साथ लीजिए, हम काम करने के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। लेकिन नहीं भाई, नाम सिर्फ इत्तिहाद है, काम इत्तिहाद नहीं है, काम इंतिशार है। आज आपकी पार्टी से कोई दूसरी पार्टी गठबंधन करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? इसलिए कि आप धर्म की राजनीति करते हैं, आप मजहब की सियासत करते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी ने न कभी मजहब की सियासत की है और न कभी हम धर्म की सियासत करेंगे। हम एकता की सियासत करते हैं, हम इत्तेहाद की सियासत करते हैं, हम इंसाफ की सियासत करते हैं। अरे आजमगढ़ का यह हाल था कि वहां मजलूमियत की फजा कायम हो चुकी थी। लोग, ये सरकारी गुंडे, ये प्रशासनिक गुंडे, कल तक 2008 तक आजमगढ़ के किसी भी नौजवान को उठाते थे और कहते थे ये आतंकवादी। इस मजलूमियत के खिलाफ आजमगढ़ का नाम आतंकगढ़ रख दिया गया था। लेकिन ये उलमा की जमात खड़ी हुई, आजमगढ़ के गयूर नौजवान खड़े हुए,
उन्होंने कहा कि हम ये मजलूमियत बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबने वहां एकजुट होकर आजमगढ़ की वो हजारों की तादाद जब ट्रेन में सवार होकर पूरी ट्रेन को आजमगढ़ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक्सप्रेस बनाकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर धरना दिया, तो सरकार की समझ में बात आ गई कि आजमगढ़ के लोग आतंकवाद नहीं है, बल्कि आजमगढ़ का मुसलमान को शरीफ हो सकते। उस पर समझ में आई बात। फिर जो है सोनिया गांधी ने मौलाना आमिर रिसावी साहब से मिलना चाहा। इससे पहले तो आप नहीं मिलना चाहते थे, इससे पहले तो हमारे नौजवानों को आप उठाकर ले जाते थे। ये है सियासत की ताकत। आज लोग पूछते हैं उलमा काउंसिल के पास क्या है। हाँ, हम मानते हैं उलमा काउंसिल के पास अभी तक कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं है, लेकिन उलमा काउंसिल ने अब तक जो हासिल किया है वो एहतिमाद हासिल किया है, लोगों का एहतिमाद हासिल किया है। उलमा काउंसिल ने इत्तिहाद का पावर हासिल किया है, उलमा काउंसिल ने इत्तिहाद की ताकत हासिल की है। आज जहां भी उलमा काउंसिल का संगठन मजबूत है, वहां किसी की मजाल नहीं है कि किसी गरीब पर जुल्म कर दे। आज मौलवी राशिद साहब आपके यहाँ मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, इनके पास संगठन है। कोई मजलूम आदमी आकर इन्हें बताए कि मेरे ऊपर जुल्म हुआ है, शायद वो पर किसी दौलतमंद ने जुल्म किया हो, किसी प्रशासन के आदमी ने जुल्म किया हो, किसी अमीर आदमी ने जुल्म किया हो, आकर इन्हें बताए, इनका संगठन उनसे निपट लेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुल्म। इसलिए उलमा काउंसिल ने ये पावर हासिल किया है, ये एहतिमाद हासिल किया। आप सबको अपने संगठन को मजबूत करना है। आप हाथ उठाकर बताइए, अपना संगठन मजबूत करेंगे, मौलवी राशिद का साथ देंगे, इनकी टीम का साथ देंगे, एकजुट होकर अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे, कहिए इंशाअल्लाह। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी गुंडागर्दी चल रही है, सरकार गुंडागर्दी पर उतर आई है, और जनाब जी कहते हैं कि दिखाओ हमने लॉ एंड ऑर्डर को कितना सुरक्षित कर दिया है। मैं कहता हूं कि आज से ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत कभी नहीं हुई। रोजाना कत्ल गारतगिरी, रोजाना दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर, मजलूमों पर, कमजोरों पर अत्याचार हो रहा है। मेरे दोस्तों, आज मीडिया की नफरत अंगेजी हद से ज्यादा बढ़ गई है। मीडिया आपके सामने आज क्या परोस रहा है, देखिए। आप टीवी खोलते हैं ना, टीवी खोलते हैं तो उसमें आपको दो चीज देखने को मिलेगी। आपके मुल्क के अंदर महंगाई कितनी है ये आपको नहीं बताया जाएगा, बेरोजगारी कितनी है ये नहीं बताया जाएगा। बताया क्या जाएगा कि देखिए पाकिस्तान के लोग भूख से मर रहे हैं, यहाँ इस देश का आदमी भूख से मर रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं। यहाँ की मीडिया को नफरत फैलाने में, जहर फैलाने में आज सबसे नंबर 1 हिंदुस्तान का मीडिया बन चुका है। इसलिए हिंदुस्तानी मीडिया पर से आपको एतमाद हटाना होगा, इस मीडिया का विरोध करना होगा। इस मीडिया जो आज की पत्रकारिता को जिस मीडिया ने मूत्रकारिता में बदल दिया है, इसका विरोध करना होगा। और ये जो छोटे छोटे ईमानदार सच्चे पत्रकार हैं, जिन्होंने छोटा मोटा अपना यूट्यूब चैनल खोल रखा है, बड़े बड़े चैनलों से अच्छे अच्छे पत्रकारों को, अच्छे एंकरों को निकाल दिया गया। भाई रवीश कुमार को बहुत अच्छे से हम जानते हैं, उनको आप सभी लोग जानते होंगे। उनके चैनल को खरीद लिया गया। अब क्या करेगा बंदा, उनका चैनल है। जो सच बोलने वाले लोग हैं उनको देखिए, और सियासत में भी जो सच बोलने वाले लोग हैं उनको देखिए। सिर्फ जज्बात में आकर, भाषण में आकर किसी के चक्कर में मत पड़िए, चाहे वो ओवैसी हो या कोई हो। समझ में आई बात? भाषण से हमें प्रभावित नहीं होना है। भाषण तो हम भी बहुत अच्छा दे लेंगे, क्योंकि हमारा नारा वो नहीं है। हमारा नारा है एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। इसलिए जज्बात में आने की जरूरत नहीं है, जोश में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि जोश के साथ साथ होश को भी सलामत रखिए। कौन आपका सियासी फायदा उठा रहा है उसको आप नजर में रखिए। किसकी बातों में और किसके काम में फर्क महसूस हो रहा है आपको, देखिए कि इसकी बातों में और इसके काम में तजाद तो नहीं है।
फर्क तो नहीं है। ये स्टेज पर कुछ और कहता है, काम कुछ और कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज हमारा राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का पैगाम है कि जितने भी मजलूम हैं, जितने भी मजदूर हैं, जितने भी दबे कुचले लोग हैं, जितने भी अल्पसंख्यक हैं, जितने लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जितने लोगों को सरकारी फायदा नहीं मिल रहा है, जितने लोगों को इस मुल्क के अंदर रहकर ये महसूस हो रहा है कि हमें हमारा हक नहीं मिला, जितने लोग अपने हक हुकूक से वंचित हैं, उन तमाम लोगों को हम अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने पास बिठाना चाहते हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि ऐ सरकार की कुर्सी पर बैठे हुए लोग, ये सरकारी कुर्सी तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। कल दूसरे लोग थे, आज तुम्हें ये कुर्सी मिल गई है, फिर ये कुर्सी तुमसे छीन जाएगी, कल किसी और के हाथ में आ जाएगी। इसलिए कुर्सी पर बैठकर कुर्सी का नाज मत दिखाओ। ये कुर्सी एक दिन की कुर्सी है। तुम्हारी कुर्सी जब तुम्हारे नीचे से निकल जाएगी, फिर तुम्हें तुम्हारी औकात नजर आ जाएगी। अजान हुई। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। अब मिलके कदम उठाना है, लुटेरों से मुल्क को बचाना है। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बनाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। अब मिलके कदम उठाना है, लुटेरों से मुल्क को बचाना है। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बनाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। हर कीमत पे हमको ये मुल्क बचाना होगा। गैरतमंद कौम है हम, ये सबको बताना। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। अब मिलके कदम उठाना है, लुटेरों से मुल्क को बचाना है। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बनाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। अब मिलके कदम उठाना है, लुटेरों से मुल्क को बचाना है। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बनाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो।